नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक। मैं अपने 30 इयर्स का पैरामेडिक सर्विस से जस्ट अभी रिटायर्ड हुआ। मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ आपसे कोरोना वायरस के ऊपर ही बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो कोरोना वायरस के दौरान हम क्या क्या गलती करते हैं हम उसमें बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह वादा करता हूँ या मैं आपको बिल्कुल आपके सामने में इस बात का स्वीकार करता हूँ कि जो भी मैं यहाँ जानकारी दे रहा हूँ वह जानकारी सत्य है, सही है और मानिक है। फिर भी आपको लगता है तो आप इसको देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ, और बहुत ही सरल भाषा में, एक आम भाषा में बताई जा रही है जो आप समझ सकते हैं। वही बताने का कारण ये है कि मैंने महसूस किया कि अभी भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, लोगों को शायद समझने में कहीं चूक हो रही। तो मैं सोचा क्यों ना मैं ऐसा बना दूँ, कुछ मेरी तरफ से भी एक प्रयास है जिससे कि कुछ बातें जो मैं किसी को कहना चाहता हूँ, कुछ को कहता हूँ, तो एक बड़े समूह को मैं कह पाऊँ। उसी प्रयास के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सबसे पहले हम गलती कहाँ करते हैं? हम जो गलती करते हैं, हम मास्क लगाते हैं तो मास्क को हम क्या करते हैं कि यूँ नीचे करके यूँ रखते हैं। यूँ नहीं रखना है, इसको हमेशा की तरफ, हमेशा इसको ऊपर की तरफ कवर करते हुए पूरे नाक और पूरे मुंह आपका और एक कवर होना चाहिए। और जब बात करने के समय लोग क्या करते हैं, इसको नीचे कर देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर कोई सामने वाला भी ऐसा करता है जो बात करने से नीचे कर लेते हैं, उनसे बात नहीं करनी है, उसको बोली भाई ऊपर चढ़ा ले। और जब आप घर से बाहर निकलते हैं, पहले तो बहुत ही कम निकलना है, पर आपको निकलना होगा। जब आप निकलते हैं तो उससे पहले ही आप ये सुनिश्चित कर ले कि जो आपका आने का समय होगा उस समय में घर में आपके कपड़े के अनुपात में पानी और साबुन पानी बना के रखा हुआ एक बकेट में मिले, और बाथरूम में कुछ भी दूसरी चीज़ें ना हो, बाथरूम तकरीबन खाली हो। आप आइए, आप आसानी के साथ में अपने धीरे से कपड़े को धीरे से आराम के साथ खोलिए और सीधे उसको उस साबुन पानी की जो घोल है उसमें अपने कपड़े को डाल दीजिए। आप नहा लीजिए। कुछ समय के बाद में अगर जो कोरोना वायरस आपके कपड़े में, अगर आप मान लीजिए कोरोना वायरस है, आप मान लीजिए कि है, वो कोरोना वायरस अगर है कपड़े में तो वह निकल जाएगा। अब यह है कि कोरोना वायरस में हम बार बार गर्म पानी और साबुन पानी और स्टीम की बात क्यों करते हैं? अब मैं इसको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ आपको कि जो कोरोना वायरस जो है, ये कोरोना वायरस की अपनी जो विशेषता है, ये है एक तरीके से तेलीय सतह इसकी सतह है वो तेलीय है। तो यह उस कारण से जब इस आपके हाथों से चिपक जाता है, किसी चीज़ से चिपक जाता है, तो वह साधारण पानी से निकलता नहीं, तो आपको साबुन पानी से निकल जाता है। अब एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि आपने दही का इस्तेमाल किया और उसको अपने हाथों से किया, दही में चिकनाई थी, उस चिकनाई के चलते क्या हुआ, आप जब हाथ धोते सादा पानी से, उसकी चिकनाई नहीं जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए कोरोना वायरस आपके हाथ में है, वो सादा पानी से नहीं जाएगा। तो आप क्या करते हैं, उसको आराम साबुन पानी से धोते हैं, साबुन पानी धोने से आपके हाथ साफ हो जाते हैं। अब बात आती है दूसरा, गर्म पानी का। तो आप जैसे बर्तन को धोना है तो आप बर्तन को कैसे धोते हैं? थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी हो, हल्का सा, तो वो क्या हो, साफ़ हो जाता है, उसकी ऑयली है वो निकल जाता है। तो ये जो कोरोना वायरस जो लिपिड कंटेंट्स है, नहीं थोड़ा सा वैक्सी और तेलीय है उसकी सतह, वो इससे भी निकल जाता है। तो हम अब अगर मुझे मुंह को धोना है तो मैं मुंह में साबुन पानी तो नहीं डाल सकता, तो मुंह के लिए हम क्या करते हैं, गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं गार्गिल के लिए, उसमें गार्गिल करते हैं और उसमें हम सेंधा नमक डाल दें तो उसकी थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। अब तीसरी बात आती है, स्टीम क्यों ले भाई? अगर आप एंटीरूट क्या है आपका बैक्टीरिया का, हाथ के द्वारा, और दूसरा क्या है, मुंह, गर्म पानी हो गया, हाथ में साबुन पानी हो गया। नाक से क्या करेंगे आप, साबुन पानी दे सकते हैं, नाक में नहीं दे सकते, गर्म पानी दे सकते, नहीं दे सकते, स्टीम दे सकते हैं। तो आपने क्या किया, स्टीम लिया और स्टीम आपकी नाकों के द्वारा आपके लंग्स तक में चला गया। तो वो क्या हुआ, इस 3 जो हम काम कर रहे हैं, इस 3 में आप मान के चलिए कि आपने बैक्टीरिया का तोड़ दिया, खत्म कर दिया। अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाए कि बैक्टीरिया इस कोने में था, इस लेयर पे था, इस एनाटॉमी के इस जगह, तो ठीक है। अगर ऐसा भी है भी, तब भी क्या हुआ, आपने अगर पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया, तब भी क्या किया, आपने उसको कम कर दिया। अब जब बार बार करेंगे तो क्या होगा, इसका डेवलपमेंट को, इसकी ग्रोथ को आप रोक देंगे। आपकी बॉडी का अपनी इम्यूनिटी सिस्टम है, वो भी इसके साथ फाइट कर लेगा। और अगर ये बढ़ता भी है तब भी क्या होगा कि आपको उतना इफेक्ट नहीं होगा जो अगर आप नहीं करते तो आपको इफेक्ट ज़्यादा होता। तो आपने 3 करके भी आपने कर लिया।
अब थोड़ा-सा मान लेते हैं जैसे कि सिम्पटम आया, ये साइन आया, हम लोग यहाँ गलती जो मैं बात किया था, कहाँ हम गलती करते हैं। तो जहाँ भी ये चीज़ें आई, फ़ीवर सा या कुछ भी ऐसा आपको जो इनका सिम्पटम है, ऐसा कुछ लगा, तो हम सबसे पहले एक तरफ मानते भी है और एक तरफ आदत के हिसाब से क्या करते हैं, एक एक्सक्यूज़ेस लेने लगते हैं। नहीं, मैंने पानी तो फ्रिज का पी लिया था, या बाहर से आया था आते मैंने नहा लिया था, या मैं रात में ठीक से सोया नहीं था, इसलिए मुझे बॉडी एक हो रहा है, या मुझे फ़ीवर आया। आप जो सोचना है सोचिए, पर ये मान लीजिए कि आपको कोरोना वायरस ने अटैक कर दिया। मान लीजिए, बिल्कुल मान लीजिए, निश्चित तौर पे मान लीजिए कि कोरोना वायरस कोई भी चीज़ भी आया, अब कोरोना वायरस है। अब इससे होगा क्या, फ़ायदा क्या? अगर आपको किसी भी तरीके का नॉर्मल आपको परेशानी के चलते, या आपने ठीक सोया नहीं था उसके चलते फ़ीवर आ गया, तो ठीक है ना भाई, अगले दिन तो आप ठीक हो गए। अब मान लेते हैं कि आपको कुछ और कारण से भी हुआ, तभी आप ठीक हो गए, और आप तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा के रख ही रहे ना अभी समय के साथ। आप जैसे हल्दी दूध है, जो हमारे जो स्पाइसेस है उसका आप यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च है, दालचीनी है, काढ़ा, और ये सब चीज़ का इस्तेमाल कर ही रहे, तो अब तो ऐसे भी ठीक हो गए, तो अच्छी बात है, ठीक, हमें तो ठीक ही होना था। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे हमसे चूक हो गई समझने में, है तो कोरोना वायरस, पर हमने क्या सोचा कि मैंने आइसक्रीम खा लिया था या रात लेट सोया था इसीलिए मुझे बॉडी हो रहा। तब क्या हुआ, आपके कुछ समय आपके हाथ से निकल गए, जहाँ पे आप अपने आप को सुनिश्चित कर सकते थे, आप अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर सकते थे, उस मौके को आपने गंवाया, उस मौके को आपने गंवा दिया, कुछ समय गंवा दिया। अब मान लेते हैं कि आपको साइन भी आ गया, ऐसा कुछ है जो काम आपने दवाई लेना शुरू की, दवाई ही लिया ही कि आपने अपनी दवाई में क्या लेना है, विटामिन सी 2000 mg पर डे आप ले सकते हैं, और एक जिंकोबिट हो गया, जो जिंक हो गया, आप जिंक ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं अपने इसमें, एक सुबह एक शाम में ले सकते हैं। और कभी आपको थोड़ा सा फीवर जनरल मलेस लगा तो आपने एक पैरास्टामोल ले लिया, और थोड़ा सा और कुछ भी लगा है तो आपने एक मोन्टोलकास या सेट्रिजिन भी रात में सोने के समय ले लिया। अब जो भाप आप जो ले रहे थे, या जो गार्गिल ले रहे थे, जो 1 या 2 टाइम आप ले रहे थे, उसको आप 3-4 टाइम कर दिए। तो यहाँ पे आपने आराम से इस चीज़ की दवाई को अपने लेवल पे आप शुरुआत कर सकते हैं। आप ठीक हो गए तो आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अब आप ठीक नहीं हुए, अब आपको थोड़ा सा कुछ और भी लगा, या आप ठीक हो गए तब भी आपने 1-2 दिन इसको ले लेना है, पैरासिटामोल बुखार की दवा छोड़ दीजिएगा, बाकी चीज़ को आपने कंटिन्यू करना है। क्योंकि ये भी देखा गया कि जब फीवर आता है, फिर वापस फीवर 1 दिन के बाद सबसाइड कर जाता है, फिर 1-2 दिन बाद फिर वो चीज़ अटैक करता है। तो आपने यहाँ पे मौका छोड़ना नहीं है, आपने इसको कर लेना है। और आपको ज़्यादा दवाई ले नहीं रहे, जो ले रहे हैं आप तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर ही आप ले रहे हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपने ले लिया, लेने के बाद अब आपको जैसे बताते हैं सिम्टम कुछ ऐसा लगा, तब आपने क्या लेना है, एजिथ्रोमाइसिन लेना है और आइवरमेक्टिन लेना है। अब ये दवाई लेने से पहले या ले रहे हैं तब भी, इस दौरान में आपने अपने डॉक्टर से परामर्श कर लेना है, बिल्कुल कर लेना है, और आगे बढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे, जब दवाई मेरे पास है, मैंने ले लिया, तो डॉक्टर से किस लिए कंसर्न करना। तो भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बीमारी एक भले हो, हर शरीर में इसके इलाज का अलग अलग थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। जैसे हो सकता है कि जो रोगी है, जो मरीज है, उसके साथ कोई और बीमारी से ग्रसित हो, या उसकी शरीर की अवस्था उसमें कुछ और हो, जैसे बुजुर्ग है, कुछ महिला होगी, या कुछ और भी चीज़ें। तो उस समय में थोड़ा सा आपको दवाई का भी ध्यान देना होगा कि इसके साथ कुछ और भी दवाई ऐड करनी होगी, या कुछ और ध्यान देने की बात होगी। अब चलिए, आपने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने दवाई ले लिया, सब मैं ठीक ठाक था, इसमें परिधि में नहीं आया तो मैंने दवाई ले लिया। अब दवाई ले लिया, किसी भी दवाई का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, सबके शरीर में होता है, सबके शरीर में नहीं होता, किसी शरीर में कोई दवाई का मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तब आप क्या करेंगे? या ये भी नहीं हुआ, मान लीजिए आगे चल करके भी आप ठीक नहीं होते हैं, तो आपको किसी डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो अगर आपने यहाँ से जब आपने एक एंटीबायोटिक या इस तरह की मेडिसिन लेना जब शुरू किया आपने, तभी आपने डॉक्टर से बात कर लिया था। तो हुआ क्या कि डॉक्टर सर को आपके बारे में सारी जानकारी पहले से था। तो किसी भी आपात स्थिति में या आगे अगर स्थिति खराब हो जाती है, उस स्थिति में भी जो डॉक्टर है वो आपको एक सही परामर्श और सही मार्गदर्शन दे सकता है, और
आप भी अपना बेचैन नहीं होंगे, आपको एक सही रास्ता मिल जाएगा। इसलिए आपने डॉक्टर से परामर्श लेना ही लेना है। अब इसमें क्या है कि गैस भी बन सकता है, क्योंकि आप बैठे बैठे आराम से बैठे हैं और घर में आराम कर रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो कुछ पेंटाप्राजोल है, कुछ मेडिसिन जैसे कफ बन गया ज़्यादा, उसको निकालने के लिए भी कुछ है, वो भी आप ले सकते हैं करके। पर ये सब कुछ अब यहाँ पे परामर्श के हिसाब से। अब आपके दिए जो गलती हम करते हैं, मैं कहा कि मैं उसकी बात करूँगा। अब यहाँ क्या होता है कि हमने गलती, पहले तो हमने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं है, बुखार है वो बुखार है करके एक ये गलती कर उसके बता दिया। अब क्या ऐसा लगता है कि नहीं पहले मैं टेस्ट करा लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगा। तो भाई जब टेस्ट कराने के लिए जाओगे तो 4 घंटा आपको लाइन लगना पड़ेगा, काफ़ी समय। और जो आप टेस्ट कराने के लिए जा रहे हो तो आप कन्फ्यूज हो कि मुझे है कि नहीं है। पर जहाँ आप जा रहे हो वहाँ पे और पेशेंट पहले से कोरोना वाले ही आए हुए, आप भी उसी लाइन में खड़े हो। आप जब गए थे तो आप नेगेटिव थे। अब हकीकत ये हो सकता है हकीकत कि आप नेगेटिव थे, पर आप जब वहाँ से निकल के आए रिपोर्टिंग टेस्ट दे करके, तो आपकी रिपोर्टिंग तो नेगेटिव आएगा क्योंकि आप नेगेटिव थे। पर जब आप वहाँ पे गए तो आपने लिया क्या, कोरोना वायरस ले करके आया आपने। अब कुछ दिन के बाद आप पॉजिटिव होने वाले हैं, पर आपको रिपोर्ट रहेगी नेगेटिव। आप सोचोगे मैं तो नेगेटिव हूँ, तो फिर फीवर नहीं, फिर कन्फ्यूजन। इसलिए निकलना ही नहीं है। जब तक आपको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है आप निकलिए मत। आप एक समान दवाई ले लीजिए। दूसरा है RT-PCR टेस्ट भी जो कराते हैं, ये भी 100% नहीं होता है, और ऐसा भी नहीं है कि सभी सैंपल में पॉजिटिव आ ही जाते हैं होने के बावजूद। तो फिर कहाँ जा रहे हैं? आप आराम से रहिए घर में और अपना आपको स्वास्थ्य लाभ लीजिए, और स्वास्थ्य में जो दवा है इस चीज़ को अपना इस्तेमाल कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे ऐसे। अब दूसरा है कि आजकल CT स्कैन का काफ़ी चर्चाएँ चल रही है, तो लोग सोचते हैं कि RT-PCR में नहीं आया तो CT स्कैन में आ जाएगा। CT स्कैन में भी आएगा, पर होगा क्या, जब आप जाएंगे शुरुआत में जल्दबाजी में करके, तब तक क्या होगा। अब आप सोचिए कोरोना वायरस को आप ले तो लिए हैं शरीर में, पर वो लंग्स में वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया है जो CT स्कैन की इमेज में आएगा। तब क्या होगा, CT स्कैन की रिपोर्ट नेगेटिव, पर आप है पॉजिटिव। फिर आपको कन्फ्यूजन। और जब CT स्कैन के लिए आप गए तो कहाँ गए थे? आप गए कहाँ थे? अस्पताल में CT स्कैन, जहाँ पे और लोग भी यही पेशेंट आ रहे हैं। तो आप थे नेगेटिव, पर आप लेके आए क्या, पॉजिटिव। तो मुफ्त में डर के मारे आप जा कर के बाहर से बीमारी लेकर के आ रहे हैं। इसलिए भी आपने CT स्कैन भी नहीं कराना है। कोई भी काम, किसी भी काम को जल्दबाजी करके कुछ भी मत कीजिए। जैसा डॉक्टर बताते हैं वैसे कीजिए। आपको कुछ भी काम जल्दबाजी करके नहीं करना। जल्दबाजी आपने करना क्या है, अपने हिसाब से ध्यान, जो अपना खुद का जो ध्यान रखना है, जैसे मास्क की धुलाई, कपड़े की धुलाई, बाहर से जो आप आए वो सब चीज़ का ध्यान रखना। इसमें ही आप अपना जो ध्यान देना है उसको दीजिए। और घर में बैठ करके जो गार्गिल है आपका, और गर्म पानी की जो भाप है, ये सब चीज़ को, और जो आपकी जो नॉर्मल मेडिसिन है वो लेना है, और अपने घर में रहना है। अब इसके बाद होता है क्या है कि अगर थोड़े से आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, और जब आप SpO2 का लेवल ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं, तो अगर वो नॉर्मल में 97-99 रहता है, अगर वो 95 के आसपास आ गया, तो आप समझिए कि थोड़ा सा आप अलर्ट हो जाइए कि बस कुछ तो गड़बड़ है। अलर्ट हो जाइए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। डरने की आवश्यकता यहाँ भी नहीं, किसी भी लेवल पे डरने की ज़रूरत नहीं। आप डर गए तो आप गए, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर अपना इलाज कराना है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। और ज़िंदगी इतना आसानी से मिली नहीं है कि आप हार मान जाइए, क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए नहीं है, दूसरों के लिए। तो आपने क्या किया, अपने आप के पोजीशन को चेंज किया। अगर आप पीठ के बल मत लेटिए, पेट के बल लेटिए, और अपने छाती और नाभि पूरा इसमें पिल्लो डाल दीजिए। उसके बाद आपकी सांस जो है वो अपने आप थोड़ा लंबा लंबा, आप सांस जितना आप ले सकते हैं उतना लेने की कोशिश कीजिए। उससे आपका थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। जहाँ आप रहते हैं 1-2 घंटा पक्का जो आप धूप ले सकते हैं वो धूप लीजिए। विटामिन डी है, टैबलेट विटामिन डी का लीजिए, और थोड़ा सा जो सुनहरी धूप होती है जो आप ले सकते हैं उसको लीजिए। जहाँ आप रहते हैं वो बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए, बिल्कुल क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप उसी वायरस के साथ ही रहेंगे, तो आप ठीक नहीं हो सकते, बहुत लेट लगेगा ठीक होने में। अगर आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो क्रॉस वेंटिलेशन में रहिए, विटामिन डी लीजिए और फ्रेश हवा लीजिए। आपका ऑक्सीजन का लेवल भी ठीक स्तर ही बढ़ जाएगा अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो, और साथ ही साथ आप जल्दी रिकवर भी करेंगे और बेहतर तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। यहाँ भी ध्यान रखना होगा, जो आपके कपड़े हैं वो सीधे सर्फ पानी में डाल दीजिए, दूसरे कपड़े के साथ मत मिलाइए। साफ सफाई का जो ध्यान होता है वो आपने यहाँ भी रखना है।
अब अगर उसके बाद भी जैसे आपने सब कुछ किया और उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, 2-3 तो बढ़ ही जाएंगे, 100% बढ़ जाएंगे आपके इस। पर यहाँ भी आपका डर खत्म तो हो गया, बट फिर भी आपका अवलोकन यहाँ पे खुद का, ये बहुत जवाबदारी आपकी बढ़ जाती है कि आपने फिर से देखते ही रहना है कि क्या फिर तो वापस कम नहीं हो गया। नहीं तो क्या होता है कि बढ़ता है फिर वापस अपनी जगह पे घट के चल जाता है। अगर वापस फिर अगर जा रहा है तो आप सोचिए कि खतरे की जो घंटी, या मैंने खतरे की घंटी बोलूँ या इसको अलर्टनेस बोलूँ, वो है अस्पताल जाने के लिए। और घर से अब अस्पताल जाने के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको उधर जाना है, इसलिए वो घंटी बज रही है। तो आप कि अगर ये ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो आपने इसको वॉच करना है। और जब वॉच करते हुए अगर आप देखें कि और भी डाउन हो रहा है तो आपको फिर 90 के आसपास आने के आसपास में आपको अस्पताल या ऑक्सीजन की ज़रूरत आपको है। अब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लोज डॉक्टर की भी ज़रूरत है, जो अब आपको आ करके देखे या आप डॉक्टर के पास जाए तो वो आपको देखे, उसके बाद उनकी परामर्श, मतलब सामने फेस टू फेस अब उसकी उनकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना है, जो मैंने बताया ऐसे आप करेंगे तो हो सकता है कि आप यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। दूसरा एक और बात बता दूँ, CT स्कैन में भी रिपोर्ट में जल्दबाजी में तो आते नहीं करके, आपसे घर से बाहर निकलना नहीं। RT-PCR का भी ऐसे आपने देख ही लिया करके, तो घर में सारी दवाई लेकर के आप अपने हिसाब से एक डॉक्टर के परामर्श से अपना दवा शुरुआत कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य लाभ को भी आसानी से ले सकते हैं। और जैसे बताया जाता है कि जो हमारा ऑक्सीजन लेवल ये बहुत नीचे जाने के बाद भी, 70 के बाद में जाने के बाद में भी लोग वापस आ जाते हैं, अपने आप को रिवाइव कर लेते हैं। यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप घबरा गए तो जितना भी आपका ऑक्सीजन लेवल है तब भी आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप घबराते नहीं हैं तो आप और अपने इस चीज़ को सिस्टम के हिसाब से, जो भी आपका सिम्टम आया था उसके हिसाब से आपने दवा स्टार्ट कर दिया तो आप आसानी के साथ बने रह सकते और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आपको मेरे ये बातें समझ में आया है तो आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार में इस वीडियो को भेजिए समझाने के लिए। अगर नहीं आया है तो रहने दीजिए। नमस्कार, फिर मिलते हैं। थैंक यू।